हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फर्स्ट टाइम ईवी ओनर्स होते हैं उनके मन में जो सवाल होते हैं और उनको जो क्लैरिफिकेशंस चाहिए होते हैं कि उनको ईवी लेनी चाहिए या नहीं, या उसके साथ क्या एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक टाइप का बायर्स गाइड बनाएंगे, क्योंकि जब हम भी अपनी ईवी परचेज कर रहे थे, स्पेशली टाटा नेक्सॉन ईवी जो है, हमने जो यूट्यूब पे वीडियोस देखे और जो फोरम्स पे हमने पढ़ा, उसमें कई जगह बहुत इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट थी और काफ़ी जगह मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। सो मेरा जो एक्सपीरियंस है, खाली इंडिया में ही नहीं, फॉरेन में भी जो मैंने ईवीज एक्सपीरियंस करी हैं और जो मैं उनकी टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपके साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, ताकि जब आप ईवी लेने का सोचें या आप शोरूम में जाएं तो आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो जो सेल्स एडवाइजर्स होते हैं वो मिस भी करते हैं, तो वो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो कोर इम्पॉर्टेंट नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी आपके पास हो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले एक डिस्क्लेमर है जो मैं आपसे अभी शेयर करूँगा, सो स्टे ट्यून फॉर द वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर से। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने ईवीज को खाली इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर एक्सप्लोर किया है और उनकी टेक्नोलॉजी में मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहता हूँ। और जो हमारे इंडिया में भी ईवीज आ रही हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की है, सो जो कुछ चीज़ें उनमें कॉमन है। सो जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। बाकी जो मैंने लोकल अपने सोर्सेज हैं उनसे जो मैंने बातचीत करी और जो डिफरेंट फोरम्स हैं, तो उन सबको लेके जो एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बनती है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। सो अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो पॉइंट नंबर 1 के साथ। ओके, टू बिगिन विद पॉइंट नंबर 1, शुड बी बाय एन ईवी। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इसको सिंपलेस्ट वे में आंसर करने की कोशिश करूँगा। हमने बहुत सारे वीडियोस देख लिए और हमारे को ऑलरेडी ये पता है कि ईवी की जो रनिंग कॉस्ट है वो पेट्रोल और डीजल व्हीकल से कम है। कोई लोग कहते हैं कि 1 रुपये पर किलोमीटर है, कोई कहता है 65 पैसा पर किलोमीटर है, और जिन लोगों के यहाँ सोलर लगा हुआ है वो कहते हैं कि हमारा कोई रनिंग कॉस्ट एज सच आता नहीं है। बट ओवरऑल जो इसका एक आंसर निकल के आता है कि पेट्रोल और डीजल कार से एक चीपर ऑल्टरनेटिव है, इसको सीएनजी से भी ये सस्ता पड़ता है। सो अगर आपकी लोकल में 220 किलोमीटर्स के नीचे की रनिंग है, चाहे वो पर डे हो या वीक में हो, कैसे भी हो, जैसे हम अपनी बात करें तो हम 20 to 40 किलोमीटर्स एक दिन में चलाते हैं कार्स, और उस हिसाब से हमारे को मुश्किल से वीक में 1 या 2 बार गाड़ी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में ईवी वर्क्स आउट परफेक्टली फॉर यू। और ये ऑन एसी रेंज है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बिना एसी के चलाएं। तो 220 एक स्वीट स्पॉट है। अब बात करते हैं लॉन्ग रूट की। लॉन्ग रूट में जैसे हमारे देहरादून से सबसे पास पड़ता है या तो चंडीगढ़ जो अराउंड 175 200 किलोमीटर्स है, या पड़ता है दिल्ली। तो अगर हम उन एरियाज में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो 250 किलोमीटर्स की रेंज हमारे को ईजिली मिल जाती है। आप उससे ज़्यादा भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा ड्राइविंग पैटर्न आपको चेंज करना पड़ता है, बट 250 एक स्वीट स्पॉट है। सो लॉन्ग रूट में अगर आपका उतना ट्रैवल रहता है, देन अगेन ईवी वर्क्स आउट परफेक्टली फॉर यू। और ये मैं बात कर रहा हूँ नेक्सॉन ईवी की जो हमारे पास है। अगर आपके पास ZS ईवी है तो शायद उसकी आपको ज़्यादा रेंज मिल जाएगी जो आपके लिए वर्क करती है। और एक चीज़ जो हमें इसमें देखनी होगी कि कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें यहाँ से बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे यहाँ से अराउंड अगर मैं फ़्लाइट लूँ तो 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि मैं यहाँ से फ़्लाइट लेके जाऊँ इंस्टेड कि मैं यहाँ से ड्राइव करता हुआ जाऊँ। अगर मुझे ड्राइव करना भी होगा तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, थोड़ा उसके लिए हमारे को पेशेंट रहना पड़ेगा। आई थिंक बहुत सी प्राइवेट कंपनीज है, रिलायंस है और स्टैटिक है, जो कंटिन्यूसली ईवी चार्जर सेटअप करते जा रहे हैं। सो आने वाले टाइम में आई थिंक विद इन नेक्स्ट 1 ईयर आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे। आप अभी भी कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम उसमें ज़्यादा लगता है, बट इवेंचुअली वो स्टेज पे हम आ जाएंगे जब चार्जर्स हर जगह पे
होंगे तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी आती है उन लोगों की जो कहते हैं कि हमारे को ट्रैवल करते हुए बिल्कुल भी नहीं रुकना, हम नॉन स्टॉप चलाना पसंद करते हैं गाड़ी। इन दैट केस आई फील कि ईवी अभी आपके लिए वर्क नहीं कर सकती, स्पेशली अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हैं कि आप सोचें कि मैं एक ही टैंक में यहाँ से जयपुर चला जाऊँ या कहीं और चला जाऊँ बिना रुके, तो उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जब बड़े बैटरी पैक्स वाली एक्स्ट्रा रेंज वाली ईवीज आएंगी तब आप कर सकेंगे। बट फॉर नाउ अभी जो मैंने क्राइटेरिया बताया, अगर आप उसमें आपकी रनिंग फॉल करती है देन ईवी इज परफेक्ट फॉर यू, यू शुड गो एंड गेट वन। सो बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो रेंज एंड यूसेज से रिलेटेड है। एक चीज़ हमारे को समझनी पड़ेगी कि ईवी की जो रेंज है वो पूरी डिपेंडेंट रहती है कि किस टरेन में आप उसको चला रहे हैं, यानी कि क्या वो हिली एरिया है या एक वो प्लेन एरिया है। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर अगर एरिया में आप चलाएंगे तो आपको लोकल में रेंज ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू अगर आप किसी हिली एरिया में चला रहे हैं या फॉर एग्जांपल देहरादून जैसी सिटी में चला रहे हैं जहाँ पे एक तरफ को स्टीप चढ़ाई है और आते हुए एक ढाल रहती है। तो जाते हुए आपकी कंजम्पशन ज़्यादा होगी, आते हुए उतनी ही कंजम्पशन कम होगी। सो रेंज एक उस फैक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो कभी भी आप ईवी का प्लान करें, आप देखें कि आपके अराउंड जो एरियाज़ है या जहाँ जहाँ आप ट्रैवल कर रहेंगे काम के लिए या वैसे घूमने के लिए, वो कैसा एरिया है। क्योंकि उस पर काफ़ी डिपेंडेंट रहता है। सेकेंड पॉइंट जो इसके बारे में हम बात करेंगे इसी में, वो ये है कि जो आपकी अगर आप इसको हिली एरिया में चलाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हर 1 किलोमीटर पे आपकी 1% बैटरी लगती है। बट अगेन जब आप वहाँ से वापस आ रहे होंगे तो आपकी बैटरी कंजम्पशन बिल्कुल निल रहती है, ऑलमोस्ट कोई बैटरी यूज़ नहीं करता, बल्कि रीजन से आप एनर्जी को वापस भी बैटरी में डाल रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक गेन है। काफ़ी लोगों का जो मैंने पढ़ा है वो देखा है कि वो मीटर में जो रेंज दिखाता है उसको देखते हैं और जैसी कार चलाना स्टार्ट करते कहते हैं इतनी तो रेंज हमारे को मिल नहीं रही। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे आप नेक्सॉन ईवी चलाएं या आप टेस्ला चलाएं, कभी भी इलेक्ट्रिक कार में रेंज पे डिपेंडेंट नहीं रहना होता जो वो मीटर में शो करता है, क्योंकि वो एक टेंटेटिव रेंज है जो आपके प्रीवियस ड्राइविंग पैटर्न से और जो करंट ड्राइविंग पैटर्न है उससे आपको एक एस्टिमेटेड रेंज दिखाता है। हमेशा आपको बैटरी परसेंटेज को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा कि आप कितना किलोमीटर जा सकते हैं। और उसका बड़ा सिंपल मैथ है कि अगर हिली एरिया है तो 1 किलोमीटर पर पर्सन, अगर लोकल में प्लेन एरिया में चला रहे हैं तो कई बार 1% में 2 किलोमीटर्स भी हो सकता है, 3 किलोमीटर्स भी हो सकता है, और अगर आप ज़्यादा एफिशिएंटली चलाएं तो शायद 4 भी हो जाए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करता है और अफेक्ट करता है रेंज को। सो उस चीज़ को आप ज़रूर कंसिडर करिएगा जब आप ईवी के लिए प्लान कर रहे हैं। ओके, सो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 जो रीजन या रीजनरेटिव ब्रेकिंग से रिलेटेड है। तो अगर हम एक सिंपल टर्म्स में रीजन को समझे तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब भी आप ब्रेक लगा रहे हैं या एक्सेलरेशन छोड़ रहे हैं या स्टीप डाउनहिल से नीचे आ रहे हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है वो वापस बैटरी में जा रही है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इनफ एनर्जी जनरेट कर ली है वो आपको बैटरी परसेंटेज बाद में दिख जाएगा वो बढ़ता हुआ, अगर इतनी एनर्जी आपने जनरेट कर ली है। एक मिसकंसेप्शन ये है कि लोकल में आप इतनी एनर्जी जनरेट कर लेंगे कि मतलब आपकी बैटरी परसेंटेज काफ़ी आगे बढ़ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप चंडीगढ़ या दिल्ली एनसीआर या इनफैक्ट बॉम्बे में भी किसी प्लेन एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे लोकल में इतनी एनर्जी रिकूप करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो एक्चुअल सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है जब आप देखेंगे कि वो बैटरी परसेंटेज बढ़ रहा है वो तब होता है कि आप कहीं से बहुत डाउनहिल आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब हम मसूरी से वापस आते हैं देहरादून की तरफ जो अराउंड 37 किलोमीटर्स है, 30 किलोमीटर्स में पूरी बिना एक्सेलरेटर ज़्यादा यूज़ किए कोस्टिंग करते हुए अगर हम आ रहे हैं तब हम 10% एनर्जी जनरेट कर पाते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आई थिंक लास्ट वीडियो में जो डाला था हमने वी वर एट लाइक 49% और जब तक हम देहरादून पहुंचे थे तो 59% हो गया था। बट अगर मैं लोकली देहरादून में कार को चला रहा हूँ तो मैक्सिमम वो भी क्योंकि एक तरफ से ढलान होती है, अगर मैं ऊपर से वापस आ रहा हूँ तब जाके 1% और बहुत ही ज़्यादा खींच के 2% हम उसको जनरेट कर पाते हैं।
और यही अगर मैं बात करूँगा दिल्ली में या किसी और सिटी में जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, आपको इतनी जगह नहीं मिलती है कि आप बार बार एक्सेलरेशन छोड़ के रीजन को वो यूज़ कर पाए, वहाँ पे इतना परसेंट नहीं हो सकता, मैक्सिमम 1% हो जाएगा, वो भी एक्सट्रीम कंडीशन में। बट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या हैवी ट्रैफिक एरियाज में वो नहीं हो सकता। तो आप इस चीज़ पे डिपेंडेंट ना रहे कि हम लोकल चला के रीजन करके हमारा वो कंजम्पशन जो है उस हम उसकी क्या कहते हैं बैटरी परसेंटेज बढ़ा लेंगे, उस पर मत रहिए। सो मेक श्योर ये चीज़ आप माइंड में रखें जब भी आप ईवी लें कि लोकल में आप इतना रीजन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 जो है चार्जिंग से रिलेटेड। चार्जिंग के अराउंड थोड़े मिसकंसेप्शंस है, तो वो भी मैं क्लियर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कार डिलीवरी लेते हैं तो आपको साथ में मिलेगा एक पोर्टेबल चार्जर और एक टाटा आपको बॉक्स प्रोवाइड करता है जो चार्जिंग बॉक्स होता है, जिसको काफ़ी लोग इंटरनेट पे कहते थे कि टाटा आपके घर पे चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करता है। आई थिंक उस बॉक्स को चार्जिंग स्टेशन कहना मतलब चार्जिंग स्टेशन का नाम खराब करने वाली बात है। वो एक सिंपल सा बॉक्स है जिसके अंदर एक 15 या 16 एम्पियर का सॉकेट लगा होता है और साथ में एक एमसीबी लगी होती है। वो इसलिए है कि अगर हाई वोल्टेज आई तो वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। अगर आप अपने घर के भी चार्जर से, घर के भी 15 एम्पियर के सॉकेट से, जिससे फ्रिज या कोई भी हैवी इलेक्ट्रिकल आइटम चलती है, उससे भी कार को चार्ज करेंगे तो वो सेम रेट पे चार्ज होगी। अगर वोल्टेज ज़्यादा आएगी तो अगर आपके मीटर में एमसीबी लगी है तो वो वहाँ पे ट्रिप हो जाएगी। तो कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों में कि आप नॉर्मल घर वाले से करें या उससे करें, वो सेम पेस पे होती है। सेकेंडली, काफ़ी लोग कहते हैं जी इसको 10 घंटे लगते हैं चार्ज होने में। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब भी आप अपनी कार को घर लेके आते हैं या ईवी को ड्राइव करके लाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आप घर से 100% पे निकलेंगे और 0% पे घर पे वापस आएंगे, क्योंकि तभी वो 10 घंटे का टाइम लग सकता है। हमारे यूसेज के हिसाब से हम जब भी घर आते हैं तो कार में 40% या 30% या 50% बैटरी रिमेनिंग होती है और उसको चार्ज होने में उतना ही 4 या 5 घंटे लगते हैं, वो भी जब हम सो रहे होते हैं। तो हमारे को रोज़ सुबह बैटरी 100% चार्ज मिलती है जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं, जो आई थिंक वंस और ट्वाइस अ वीक होता है। और सेकेंडली, बात करें कॉस्ट की, तो इट्स मोर अफोर्डेबल कि आप घर पे चार्ज करें देन फास्ट चार्जिंग, क्योंकि घर पे अगर आप चार्ज कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में 6 रुपये 25 पैसे पर यूनिट है, तो अराउंड 180-190 रुपये के आसपास, 187 के आसपास हमारा एक्सपेंडिचर आता है। बाकी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि आपके उधर कहाँ पे है। बहुत सी सिटीज़ हैं जहाँ पे सेपरेट मीटर दिया जा रहा है ईवी को चार्ज करने के लिए, जैसे दिल्ली और मुंबई जो अभी रिसेंट मैंने सुना है, तो वहाँ पे आपको और सस्ता पड़ सकता है। सो कंपेयर टू फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग इज़ बेटर। फास्ट चार्जिंग कब यूज़ करें? फास्ट चार्जिंग तब यूज़ करें जब आप या तो ट्रैवल कर रहे हैं या कभी आप कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ एकदम आपकी बैटरी लो है, आपको अर्जेंटली चार्ज करना है, उस केस में आप फास्ट चार्जर को यूज़ करें। उसका सिंपल रीज़न ये है कि एक तो फास्ट चार्जर जो चार्जिंग होती है वो एक्सपेंसिव है, 18 to 20 रुपीज़ पर यूनिट आपको कॉस्ट पड़ती है, तो अराउंड 500-600 रुपये हो जाएगा अगर आप फुल चार्ज करते हैं। और सेकेंडली, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कंटिन्यूस फास्ट चार्जिंग से आप नोटिस करेंगे कि बैटरी जो होगी वो जल्दी डिग्रेड करेगी। और ये खाली इंडियन ईवीज या नेक्सॉन ईवी से रिलेटेड नहीं है, ये ग्लोबली है। अगर आप अपनी टेस्ला को भी एक्स्ट्रा फास्ट बार बार सुपर चार्जर से चार्ज करेंगे तो उसकी भी बैटरी डिग्रेड होती है। तो फास्ट चार्जिंग को कम से कम यूज़ करना चाहिए। और हर 14 डेज में जो टाटा भी रेकमेंड करता है कि एक बार अपनी कार को 100% तक आप स्लो चार्जिंग से चार्ज करें, ताकि जो उसको अंदर सेल बैलेंसिंग वगैरह भी करनी है या और भी जो एल्गोरिथम्स हैं उनको अपने आप को ट्यून अप करना है तो वो कर सकें। सो आई विल ऑलवेज रेकमेंड कि आप स्लो चार्जिंग पे रहें। अगर आप घर पे रहते हैं तो आपके पास एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, और अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप अपार्टमेंट बिल्डिंग से बात करें या किसी तरह एक सोल्यूशन निकालें जिससे आप स्लो चार्जिंग कर सकें, बिकॉज दैट इज़ द वे टू गो टू रन एन ईवी। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5 जो है बैटरी से रिलेटेड। बैटरी के अराउंड बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस भी हैं और थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। टाटा नेक्सॉन ईवी की अगर हम बात करें, उसमें 30.2 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है। अब
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी वर्क कैसे करती है। एक सिंपल फॉर्म में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कार के अंदर होते हैं, बैटरी पैक के अंदर होते हैं सेल्स, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे सेल्स को एक साथ ग्रुप किया जाता है, चाहे उसको आप कह लें एक बॉक्स में रखा जाता है, जो बन जाता है एक मॉड्यूल, और काफ़ी मॉड्यूल्स को मिला के बनता है एक बैटरी पैक। अब लोगों का क्वेश्चन ये है कि हम जब गाड़ी 8 साल पुरानी हो जाएगी तो उसके बाद बैटरी का क्या होगा, हमारे को नई बैटरी की क्या कॉस्ट पड़ेगी। अभी इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, क्योंकि कोई नेक्सॉन ईवी 8 साल पुरानी नहीं है और अभी 8 साल की आपको वारंटी मिलती है, तो आप तब तक सेफ है। पर लोगों का क्वेश्चन है कि 8 साल बाद क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है उसकी कॉस्ट नीचे आती जा रही है। तो आज अगर आपको जो कॉस्ट पड़ रही है बैटरी की, वो 8 साल बाद और चीप पड़ेगी। अब एक जो इन्फॉर्मेशन काफ़ी मैंने देखा नेट पे भी है और काफ़ी यूट्यूब वीडियोस में लोग बोल रहे हैं कि 8 साल बाद आपकी जब बैटरी है वो जब वीक हो जाएगी तो टाटा आपके अंदर से बैटरी के सेल्स बदल देगा। उसमें पॉसिबल है, बट उसमें एक थ्योरी में फ्लॉ है कि वो कहते हैं कि खाली वो सेल्स बदल दिए जाएंगे जो वीक हैं और आपका सस्ते में काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि बैटरी वर्क कैसे करती है। अब आप सोचिए कि 8 साल बाद आपकी कार में सेल्स हैं, तो जो हम ये लेके चलते हैं, ये सेल नहीं होते हैं, काफ़ी बड़े सेल्स होते हैं, बट हम एक रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आपकी बैटरी में 2 सेल्स हैं, अब 8 साल के बाद ये दोनों सेल वीक हो गए हैं, बस फ़र्क ये है एक थोड़ा कम वीक है, एक ज़्यादा वीक है। आप टाटा के पास गया, टाटा ने कहा ठीक है मैं आपका ये एक सेल बदल देता हूँ। अब आपने ये सेल चेंज करा लिया, अब एक ये नया सेल डलवा दिया, बट दूसरा सेल अभी भी वीक है। तो अब क्या होगा कि जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इस सेल से पावर तो लेगा, बट अगेन जो दूसरा सेल है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, उसमें इतनी पावर रिटेन करने की कैपेसिटी अब नहीं रही है कि वो आपको सेम अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस दे। तो अब क्या हो रहा है, जिस चीज़ के लिए हम बदलवाने गए थे बैटरी की, हमारे को रेंज मिल जाए और हमारी परफॉर्मेंस सेम वापस आ जाए, वो चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि सिर्फ एक सेल स्ट्रांग है, दूसरा सेल वीक है, तो वो इतना पावर होल्ड नहीं कर सकता। तो अभी जो हमने इंटरनेशनल मार्केट में भी देखा है, जो टेस्ला कार्स जो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, उसके अंदर उन्होंने पूरा बैटरी पैक बदला है, क्योंकि जब एक सेल स्ट्रांग है, एक सेल वीक है, तो उससे बैटरी के अंदर काफ़ी इम्बैलेंस क्रिएट होता है और वो होल पर्पस उसको चेंज करने का कोई रह नहीं जाता। तो जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि पूरे का पूरा बैटरी पैक आपका रिप्लेस होगा, जैसे कि जो नई बैटरी होगी उसकी जो वैल्यू होगी और जो आपका पुराना बैटरी पैक होगा उसकी कोई टाटा आपकी वैल्यू लगाएगा, क्योंकि वो हाईली रिसाइक्लेबल होता है, और जो डिफरेंस होगा वो आप पे करके आपका बैटरी पैक रिप्लेस हो जाएगा। जस्ट लाइक आपकी गाड़ी के अंदर 12 वोल्ट की बैटरी होती है, जब 5-6 साल यूज़ करने के बाद वो बैटरी वीक हो जाती है, आप स्टोर में जाते हैं, आप वो बैटरी देते हैं, उसकी एक वैल्यू लगती है और आप नई बैटरी लगवा लेते हैं। रेयरली मैंने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई उस बैटरी को पुरानी को खुलवा के उसके सेल रिप्लेस करवा रहा है, कि वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो कार में बैटरी लगी हुई आती है वो IP67 रेटेड है, मतलब कि वो डस्ट रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है। उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि उतने पानी में आप इतनी देर तक रह सकते हैं, इतने पानी से जा सकते हैं, तो वो गाड़ी में उससे डैमेज नहीं होगा। अब आप ये सोचिए कि आप अपनी कार को डीलरशिप पे लेके आए, पहली बात तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है उस बैटरी पैक को खोलना और उसको वापस उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से रीसील करना जैसे वो टाटा की तरफ से आया है। 1% अगर वो प्रॉपरली रीसील नहीं होती है तो बैटरी के अंदर डस्ट जा सकती है, उसके अंदर वाटर जा सकता है, जिससे वो पूरी बैटरी डैमेज हो जाएगी, फायर हैजर्ड भी हो सकता है। और टाटा ऐसा रिस्क नहीं ले सकता कि डीलरशिप लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है कार का, उसको वो सर्विस करने की ऑथराइजेशन दे, जो आई फील मेरा ओपिनियन है। सो आई डोंट थिंक कि ये जो थ्योरी है कि आपके बस उतने सेल बदल जाएंगे और वो हो जाएगा, वो पॉसिबल है, क्योंकि वो आई डोंट थिंक कि BMS उस हिसाब से उसको वो मैनेज कर सकता है जो इम्बैलेंस हो रहा है। सो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो अगर आप कार ले रहे हैं तो इस चीज़ को माइंड में ज़रूर मेक करके रखिए कि अगर 8 साल बाद मेरे को बैटरी बदलवानी पड़ेगी,
अभी लोग कहते हैं 8 लाख कॉस्ट है। आई डोंट थिंक कि 8 साल बाद उस बैटरी पैक की 8 लाख कॉस्ट होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे जा चुकी होगी। तो जो डिफरेंस होगा, जो भी टाटा उस टाइम बोलेगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। बट आई डोंट थिंक वो इतना हाई होगा, और मैं नहीं मानता कि इतना चीप होगा कि आप कुछ उसमें से सेल बदल सकें। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, और ईवी लेने से पहले इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें। चाहे आपको सर्विस सेल्स वाले बोलें या सर्विस वाले बोलें, आज भी अगर आपको बोलते हैं, आप बोलिए कि मेरे को रिटर्न में दे दीजिए, आपको कोई रिटर्न में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। सो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रख के ही ईवी लेने का अपना डिसीजन बनाएं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 6, जो है टायर से रिलेटेड। सो नेक्सॉन में आपको 4 अलॉय व्हील्स मिलते हैं 16 इंचेस के, और एक जो इसके ट्रंक पे जो स्पेयर टायर है वो आई थिंक रेगुलर स्टील व्हील है, स्टील रिम है वो वाला, लेकिन 16 इंचेस ही है वो, तो वो मिलता है। अब हमारे को ईवीज में टायर से रिलेटेड एक चीज़ समझनी होगी कि जो ईवीज होती हैं उसमें जो टायर यूज़ होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जो इसमें आई थिंक एमआरएफ के वॉन्डरर आते हैं, ये वाले जो टायर है वो लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर्स हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो ये वाले टायर्स होते हैं इनमें बस ऑप्टिमम ग्रिप होती है, कि ना वो ज़्यादा स्टिकी हो, जैसे स्पोर्ट्स कार्स में आते हैं या हाई एंड कार्स में आते हैं जो ज़्यादा ही रोड को ग्रिप कर लेते हैं, क्योंकि उससे कार को ज़्यादा एनर्जी लगती है टायर्स को रोटेट करने में और आगे मूव होने में, और उससे आपकी रेंज ड्रॉप होती है। तो कभी भी आप अपनी इलेक्ट्रिक कार को अगर टायर्स रिप्लेस कराने जाएंगे या उसको चेंज कराना चाहते हैं, तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि वो लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर्स हों। कोई भी टायर उठा के या कोई भी आप इस पर नहीं इंस्टॉल कर सकते, क्योंकि उससे आपकी रेंज पे अफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी टायर ढूंढते हुए, कि आप हमेशा लो रेजिस्टेंस टायर लें, क्योंकि उसका जो कांटेक्ट होता है सरफेस से वो बिल्कुल एप्ट होता है, ना एक्सेसिव होता है ताकि वो ज़्यादा चिपके ना, और ना ज़्यादा कम होता है कि आपको ग्रिप मिले ना। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है वो इनहेरेंटली थोड़ा उनका वेट ज़्यादा होता है, तो वो ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर रहता है टायर के ऊपर, तो इसलिए टायर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा जो रेकमेंडेड होते हैं या प्रॉपर रिसर्च करके ही ईवीज़ के लिए आप टायर्स परचेज करिएगा। फाइनली बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, जो है मेंटेनेंस से रिलेटेड। आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, आई थिंक एक स्टैंडर्ड थीम है कि फर्स्ट सर्विस में आपकी एज सच कोई कॉस्ट आती नहीं है गाड़ी के मेंटेनेंस में, और सेकंड सर्विस ऑनवर्ड जो आई थिंक 7500 किलोमीटर्स या 8000 किलोमीटर्स पे होती है, उसमें जो बेसिकली चेंज होता है या तो वो आपके एसी का जो फिल्टर होता है अंदर, कैबिन फिल्टर, वो चेंज कर देंगे अगर ख़राब होगा, या फिर जो मेन जो होता है वो बैटरी का जो कूलेंट होता है, जैसे क्योंकि बैटरी लिक्विड कूल्ड है यहाँ पे, तो जो बैटरी का कूलेंट है वो चेंज किया जाता है। और जो मैंने वीडियोस देखे हैं और जो एक स्टैंडर्ड थीम चल रहा है वो ये है कि 1600 से लेके 2500 रुपये के आसपास इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। आई थिंक उसके अलावा कोई एज सच कंपोनेंट है नहीं जो इसमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ब्रेक पैड्स ज़रूर होंगे, वो भी अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं होता है तो ब्रेक पैड्स इतने यूज़ अप नहीं होते हैं। बट क्योंकि इंडिया में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो आप खाली रीजन के भरोसे नहीं रह सकते कि आपने एक्सेलरेशन छोड़ी और कार ने अपने आप को रीजनरेट करना शुरू हुआ और उसी में आपको स्लो कर रही है वो, जैसे सिग्नल पे होता है। तो एक ब्रेक पैड्स का भी कंपोनेंट है, बट अगेन वो जो स्टैंडर्ड जैसे नेक्सॉन होती है और कार्स होती है जो भी 25 या 30 हज़ार किलोमीटर पे चेंज होते हैं, उतने पे चेंज हो गए। अदर दैन डैट कोई ऐसी मेंटेनेंस कॉस्ट होती नहीं है। तो आई फील कि क्योंकि रनिंग कॉस्ट भी बहुत लो है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी एज सच कुछ नहीं है, तो एक गुड अफोर्डेबल व्हीकल है और पॉकेट फ्रेंडली है। So, भले ही आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा अर्ली ऑन दे रहे हैं जब आप कार परचेज कर रहे हैं, बट जैसे जैसे आप इसको चलाते जाएंगे आप वो कॉस्ट रिकूप करते जाएंगे, और एक हैसल फ्री ओनरशिप है ना, आपको फालतू डीलरशिप की लाइन में जाके लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। क्योंकि कहीं आप सर्विस स्टेशंस पे देखेंगे एक सेपरेट बे होता है ईवी का। सो आई थिंक टाटा को ये, मेरे केस में था तो टाटा को ये और डीलरशिप्स में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो आई फील ओवरऑल ओनरशिप वाइज आई थिंक इट्स अ गुड कार। सो आपको ये ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए जब आप ईवी के बारे में सोच रहे हैं।
सो नाउ लास्ट पॉइंट की बात करें, वो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल, जो है ड्राइविंग स्टाइल से रिलेटेड, जो आपका ड्राइविंग पैटर्न होता है। बहुत लोग इस पे ऑफेंस ले जा लेते हैं कि उनको, चाहे सेल्स वाले लोग हों या कोई और, बोलता है कि आपको अपना ड्राइविंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा ईवी के लिए। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि चाहे आप ऑल्टो चला रहे हो, चाहे आप मर्सिडीज चला रहे हो, या आप फरारी चला रहे हो, या बुगाटी चला रहे हो, जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे आपको अपना ड्राइविंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। उसमें ये रीज़न है कि इलेक्ट्रिक में आपको टॉर्क इंस्टेंटली अवेलेबल होता है, अनलाइक पेट्रोल कार या डीजल कार में, जिसमें कई बार टर्बो लैग होता है या इतनी पिकअप नहीं होती है। तो उसमें आप केस में क्या करते हैं कि एक्सेलरेटर पैडल होता है उसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि आप कार को गेट गोइंग, एक्सेलरेट करने की पोजीशन में ला सकें। अगर आप वही चीज़ ईवी में करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप जो ग्राफ होता है आप देखेंगे, उसमें एकदम एक पावर का स्पाइक आता है जिसमें कार एकदम पावर ले रही है और वहीं पर ही कंजम्पशन बढ़ता है। ईवीज़ को चलाने का स्टाइल अलग है, चाहे वो नेक्सॉन हो, एमजी हो, या टेस्ला हो, या आप पोलस्टार कार चला रहे। ईवीज़ को चलाने का स्टाइल अलग है, बहुत ही स्मूथ एक्सेलरेशन करनी पड़ती है, बहुत ही धीरे जेंटल आपको रहना पड़ता है एक्सेलरेटर पे। और इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है आपको अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ता है उसको अडेप्ट करने के लिए। ईवी एक नई टेक्नोलॉजी है, हम उस पर अडेप्ट करेंगे और उसके लिए एक थोड़ा चेंज करना होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको 25 साल, 30 साल, 50 साल या 100 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। ईवीज़ के लिए आपको थोड़ा ड्राइविंग स्टाइल अपना चेंज करना पड़ता है, स्पेशली अगर आप आइस व्हीकल से आ रहे हैं। सो हमेशा स्मूथ एक्सेलरेशन रखें, कोई भी सडन ज़्यादा जिगजैग ड्राइविंग होती है या आप उसको बार बार स्पोर्ट्स मोड में डाल के उसको बार बार हैवी एक्सेलरेशन कर रहे हैं, उसमें रेंज पे और एफिशिएंसी पे हमेशा फ़र्क पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप रेडी हो अपना ड्राइविंग स्टाइल चेंज करने के लिए, एक थोड़ा पैटर्न चेंज करने के लिए और सीखने के लिए, क्योंकि ये एक नया एक्सपीरियंस है और जो एक फ़न एक्सपीरियंस है, बट आपको उसको बड़े ही ओपन माइंड से एक्सेप्ट करना होगा। ओके, सो फाइनली होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है हमारे पिछले वीडियोस पे, सो थैंक यू फॉर दैट। इस पे भी प्लीज़ आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और आपके कोई भी क्वेश्चंस है ईवी से रिलेटेड या जो चीज़ शायद हम इसमें कवर नहीं कर पाए होंगे, तो प्लीज़ आप उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। हम जल्द ही एक ट्रिप लेने वाले हैं और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि अपने ब्लॉग में ही आपके वो क्वेश्चंस के मैं आंसर्स दे सकूँ और एक स्ट्रॉन्ग ईवी कम्युनिटी बिल्ड कर सकें हम। So thank you again for watching our videos. Please do subscribe to the channel and hit the like button और keep the positive comments coming। और बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं। So we'll continue to make quality videos। तब तक के लिए thank you and I will see you in the next video.